नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको वर्ण विचार के बारे में बताऊंगा। आइए समझते हैं वर्ण विचार किसे कहते हैं। दोस्तों, जो कुछ हम आप बोलते हैं वह ध्वनि के सहारे से जो कुछ भी हम आपस में बातें करते हैं वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ध्वनि के सहारे से वो पहुंचता है। और इन्हीं ध्वनियों को मनुष्य ने क्या किया, कुछ प्रतीक चिन्ह बना दिए। कुछ प्रतीक चिन्हों के रूप में इसे मनुष्य लिखना शुरू कर दिया। जैसे मानव सभ्यता के विकास में अगर हम देखें तो मनुष्य पहले अक्षरों को लिखना नहीं शुरू किया होगा। अगर शुरुआत में भी वो बोलना शुरू किया होगा तो माँ, पिता, भाई, बहन ऐसे शब्दों का प्रयोग शुरू किया होगा। माँ, पिता या माता जो भी बोला होगा, तो ये जो वर्ण वो बोला भी होगा, ये जो अक्षर उसने बोले, इनको लिखने के लिए एक पूरे इतिहास है। क्योंकि प्रारंभ में ही मनुष्य वर्णों की खोज या अक्षरों की खोज नहीं कर लिया था। धीरे धीरे करके मानव सभ्यता में ये विकसित हुआ कि जो भी ध्वनियाँ हैं उनके लिए कुछ प्रतीक चिन्ह निर्धारित किए जाएं। और ये जो प्रतीक चिन्ह निर्धारित हुए यही आगे चल करके वर्ण कहलाए। जिसे किसी भी भाषा को लिखने की विधि को, किसी भी भाषा के लिखने की विधि, जो भाषा की जो लिखने की विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। ठीक, उसको हम लिपि कहते हैं। और लिपि को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को, और जो लिपि है उसको लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए वो क्या कहलाए, वर्ण कहलाए। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ये वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और भाषा को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर, अक्षर मतलब होता है जिसका क्षरण ना हो, जो नष्ट ना हो, जिसके खंड ना किए जा सके, जिसके टुकड़े ना किए जा सकते। तो अक्षर का मतलब ही है जिसका क्षरण ना हो, जो नष्ट ना हो, जिसके खंड ना किए जा सकें। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है पानी शब्द। पानी शब्द का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो पा में हलंत लगाइए, आ प्लस ना में भी हलंत होगा, यहाँ पर नहीं दिया है, और प्लस ई बराबर क्या हुआ, पानी। अब ये जो यहाँ पर अक्षर दिए हुए हैं, वर्ण दिए हुए हैं, इन वर्णों के अब टुकड़े नहीं किए जा सकते, अब इनके खंड नहीं किए जा सकते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ण हैं। ये वर्ण हैं क्योंकि इनके अब खंड नहीं हो सकते हैं। परिभाषा देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते या जिसके खंड नहीं किए जा सकते। साथियों, वर्ण विचार से एक अधिकतर प्रश्न आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ऑप्शन में आपको वर्ण, वाक्य, शब्द, ध्वनि, कभी कभी ध्वनि और वर्ण दोनों को साथ में भी दे दिया जाता है। अगर साथ में वर्ण और ध्वनि दोनों हों तो ऐसी स्थिति में आप ध्वनि पर टिक करिएगा। अगर ध्वनि नहीं दिया हुआ है तो आप वर्ण पर टिक करिएगा, वर्ण को सही मानिएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं। किसी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं।
या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है या दो भागों में बांटा गया है। एक तो है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक, स्वरों की संख्या यहाँ पर दी हुई है, 11 हैं, और व्यंजन का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ये सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत इसके अलावा अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, द्विगुण और अनुस्वार, विसर्ग, इन सब को मिला करके व्यंजन और स्वर दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो 52 वर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार से हिंदी की वर्णमाला में, मूलतः हिंदी की वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि हिंदी की वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो आपको लिखना है 52 वर्ण होते हैं। और स्वर और व्यंजन के बारे में मैं जब अलग अलग से विस्तार से समझाऊंगा तो इनके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। आगे हम चलते हैं और वर्ण के भेद देखते हैं। वर्ण के दो भेद हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसा कि ऊपर ही मैं आपको बता दिया हूँ कि एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन है। देखिए वर्ण भेद, एक तरफ स्वर दूसरे तरफ व्यंजन है। व्यंजन और स्वर के भी 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक, स्वर किसे कहते हैं? उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती है। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती और उच्चारण करते समय मुंह से वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में कंठ, तालु का प्रयोग होता है, जीभ और ओंठ का प्रयोग नहीं होता है। इनका जब उच्चारण हम करते हैं तो इसमें कंठ और तालु का ही प्रयोग ज़्यादा होता है, जीभ और होंठ का नहीं होता। लेकिन दो स्वरों में जीभ और होंठ का भी प्रयोग होता है, जैसे उ, ऊ। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा और होंठ का भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक, स्वरों को भी कई प्रकार से खंडों में बांटा जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी संयुक्त स्वर भी पूछ लिया जाता है। मुख्यतः स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन इन स्वरों को भी कई खंडों में विभाजित कर दिए हैं। जैसे ह्रस्व स्वर आ, ई, ऊ और री, ये तो आपके 4 हो गए ह्रस्व। दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ, दीर्घ स्वर आ, ये हो गए आ, ई और ऊ, इनको मान लिए दीर्घ स्वर। इसके बाद संयुक्त स्वर मान लेते हैं ए, ऐ, ओ, औ को। ये जो पीछे के दिए हुए हैं वर्ण, इनको संयुक्त स्वर मान लिया गया है। आइए हम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर को अलग अलग विस्तार से पढ़ते हैं। स्वर के भेद
स्वर के 3 भेद मैं बता चुका हूँ आपको। पहला स्वर देखिए ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक अर्थात जिनमें एक मात्राओं का प्रयोग होता है उन्हें एक मात्रिक कहते हैं। एक मात्रा का जिसमें प्रयोग हो वहाँ पर एक मात्रिक कहलाते हैं। और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि मूल स्वर कौन कौन से हैं, तो ये 4 आपके मूल स्वर हैं। ध्यान रखिएगा, मूल स्वर पूछता है तब भी ये 4 होंगे, अगर ह्रस्व स्वर पूछता है तब भी ये 4 होंगे, और ये एक मात्रिक होते हैं अर्थात इनमें एक मात्राएं होती हैं। जैसे आ के अंदर आपकी एक मात्रा होती है, ई में होती है ये मात्रा, और ऊ में होता है ये, और री में ये। तो इस प्रकार से इसमें एक मात्राएं होती हैं, इसलिए इसे एक मात्रिक भी कहा जाता है। इसके बाद आपका दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर के जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। 7 संख्याएं इनकी हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं अर्थात इनमें 2 मात्राओं का प्रयोग होता है। जैसे आ के हम लिखना चाहें तो आ में 2 मात्राएं लगती हैं। इसी प्रकार से ई में ई का हम मात्रा लिखते हैं तो बड़ी ई की मात्रा लगती है, और ऊ के लिए भी इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है। ह्रस्व से एक मात्रिक से, ह्रस्व मतलब एक मात्रिक से जिसमें तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत कहते हैं। इसके लिए 3 जो गिनती का 3 जो होता है, हिंदी का गिनती जो होती है उसका 3 होता है, जो उसका प्रयोग हम करते हैं। और प्लुत का उपयोग हम देखते हैं जैसे कोई दूर व्यक्ति है उसको बुलाने के लिए भी हम करते हैं। जैसे देखिए ओम, हे राम, ये जो शब्द हैं ये सब प्लुत में प्रयोग किए जाते हैं। आइए स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर देखते हैं। स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो जीभ का कौन सा भाग उच्चारण में भाग ले रहा है उसके आधार पर। पहला तो है जीभ का कौन सा भाग अग्र भाग ले रहा है, भाग कि मध्य की पश्च, इस आधार पर एक विभाजन किया जाता है। और एक किया जाता है कि आपके मुंह किस प्रकार से खुल रहा है, आपका मुंह किस प्रकार से खुल रहा है इसके आधार पर। तो 2 प्रकार से उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीभ किस प्रकार से उच्चारण में भाग लेती है। तो पहला है अग्रभाग। अग्रभाग में जीभ का जो है अगला हिस्सा ऊपर और नीचे होता है। जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो जीभ का जो अगला हिस्सा है ऊपर नीचे होता है, जिसमें उसे हम अग्रभाग कहते हैं। इसमें कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? ए, ऐ। तो जीभ के जो अग्रभाग में है या अग्र स्वर जिसे हम कहते हैं उसमें 4 स्वर आते हैं, ई, ए, ऐ।
ये जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। इसमें जीभ का अगला हिस्सा ऊपर नीचे होता है, इसलिए इसे अग्र भाग कहा जाता है। ठीक, इसके बाद होता है मध्य भाग। मध्य भाग मतलब केंद्रीय भाग, बीच का भाग। इसमें होता ये है कि जीभ का जो बीच का हिस्सा होता है, जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो जीभ का बीच का हिस्सा थोड़ा सा उठ जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठता है, इसीलिए इसे मध्य भाग कहते हैं। जीभ के मध्य भाग का थोड़ा सा ऊपर उठना ही मध्य भाग कहलाता है और ये मध्य स्वर कहलाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इनमें से मध्य स्वर कौन सा है। तो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में मैंने देखा है कि इस प्रश्न को पूछा गया है, तो आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद पश्च स्वर। पश्च स्वर मतलब जो जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है, जिसमें जीभ के पिछले हिस्से की सहभागिता होती है। जीभ का जो पिछला हिस्सा है ऊपर उठता है, जैसे ऊ, ऊ, ओ, औ, आ। ये जो स्वर हैं ये पश्च स्वर हैं और ये जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं, इसलिए इसे पश्च स्वर कहते हैं। अब दूसरे की तरफ हम चलते हैं। जो मैंने पहले ही आपको बताया कि मुंह किस मात्रा में खुलता और बंद होता है, इसके आधार पर जो स्वर का विभाजन किया गया, उच्चारण का विभाजन किया गया, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है संवृत्त। इसमें क्या होता है, मुंह सबसे कम खुलता है। इन स्वरों को बोलने में पर जो हमारा मुंह है वो सबसे कम खुलता है। ई, ऊ। ठीक, इनको बोलते समय मुंह हमारा सबसे कम खुलता है, इसलिए इसको संवृत्त कहते हैं। अर्धविवृत्त। अर्धविवृत्त किसे कहते हैं? कुछ ये क्या होता है, संवृत्त से थोड़ा सा ज़्यादा, संवृत्त से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मुंह खुलता है, इसीलिए इसको अर्ध संवृत्त कहते हैं। संवृत्त से ज़्यादा थोड़ा सा ये खुलता है, इसको लिए इसे अर्ध संवृत्त कहते हैं। विवृत्त किसे कहते हैं? विवृत्त किसे कहेंगे? विवृत्त में सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है। आए, औ, आ, ये क्या हैं, इसमें सबसे ज़्यादा खुलता है, इसीलिए इसके अंतर्गत आ, आए, औ ये आ रहे हैं। अब इसके बाद अर्धविवृत्त देखिए। अर्धविवृत्त क्या होता है, विवृत्त से थोड़ा सा कम खुलता है इसमें मुंह। इसमें भी मुंह खुलता है ज़्यादा, लेकिन विवृत्त में सबसे ज़्यादा खुलता है और अर्धविवृत्त में उससे थोड़ा सा कम खुलता है। इसके अंतर्गत ए, अ, ओ, अ। ठीक, इसके बाद अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग के बारे में आइए पढ़ते हैं। अनुनासिक वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे पाँव, आंगन, आंचल। इनमें जो ये चांद बिंदी लगाई गई है ऊपर, ये इनका उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है, जैसे आंगन, आंचल, पाँव। तो इसमें मुख्यतः नाक और मुंह का सहयोग लेना पड़ता है ऐसी ध्वनियों के उच्चारण करते समय। अनुस्वार देखिए, यह व्यंजन ध्वनि है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगद, अंग।
कंगन। तो ये जो शब्द के ऊपर एक बिंदी लगती है ऐसे, ये है अनुस्वार। और जो चांद बिंदी लगती है ये है अनुनासिक। जो सिर्फ बिंदी एक लगती है वो अनुस्वार है। और विसर्ग में दो बिंदी किसी शब्द के पीछे लग जाती है, ये है विसर्ग। ठीक, तो अनुस्वार की हम बात कर रहे थे। यह व्यंजन ध्वनि है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। इसमें नाक से इसकी ध्वनि निकलती है, जैसे अंगद, अंग, कंगन आदि। इसके बाद है विसर्ग। यह भी व्यंजन ध्वनि है तथा हिंदी के तत्सम शब्दों में उपलब्धता है। हिंदी में जो तत्सम शब्द लिखने होते हैं, तत्सम शब्दों का जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर विसर्ग का ज़्यादा प्रयोग होता है। ये भी संस्कृत से प्रभावित है। और ये देखिए, दुख, मनः कामना, स्वतः, ऐसे शब्दों को जब हमको लिखना होता है या संस्कृत निष्ठ शब्दों का जब प्रयोग करना होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, विसर्ग का प्रयोग करते हैं। ठीक, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखने की है कि जो ये अनुस्वार और विसर्ग हैं, ये अनुस्वार और विसर्ग हैं, ये ना तो स्वर हैं ना तो व्यंजन हैं, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। ये ना तो स्वर हैं ना व्यंजन हैं, लेकिन ये स्वर के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इसका उपयोग होता है। स्वर और व्यंजन दोनों में उपयोग करते हैं। जैसे देखो, अंगद में हम इसका तो उपयोग कर ही रहे हैं, लेकिन अगर रंग हमको लिखना होगा, रंग, तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अंगद में तो देखिए आ जो है उसके ऊपर बिंदी हम रख रहे हैं तो ये स्वर है, लेकिन यहाँ पर तो ये व्यंजन है ना। लेकिन हम दोनों में इसका प्रयोग कर रहे हैं, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो। इस संबंध में आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अनुस्वार और विसर्ग को ना तो स्वर माना है ना ही व्यंजन, अपितु वे इन्हें आयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोगवाह। इसका अर्थ होता है योग ना होने पर भी साथ रहें। इनको पूछ लेता है कभी कभी कि आयोगवाह किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा अनुस्वार और विसर्ग को। अनुस्वार और विसर्ग ये दो शब्द जो हैं ये हैं आयोगवाह। इसी के साथ आज का ये वर्ण विचार का चैप्टर खत्म करते हैं। अगले पार्ट में हम लेकर के फिर से आपके बीच में हाजिर होंगे वर्ण विचार का दूसरा चैप्टर, जिसमें हम व्यंजन के बारे में आपको पढ़ाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।